हेलो गाइस, प्रेमाविद सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत आज का टॉपिक है संघर्षात्मक सिद्धांत या उपागम। संघर्षात्मक सिद्धांत या उपागम, कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच। आज हम इस विषय में जानेंगे कि जो संघर्ष की स्थितियां बनती हैं वो समाज में क्यों बनती हैं, और संघर्ष के सिद्धांत को यानी इस सिद्धांत को समझेंगे। इसके अंतर्गत आने वाले समाजशास्त्री जिन्होंने संघर्षात्मक विचारधारा के अनुसार अपने अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है, अपनी अवधारणाएं दी हैं, तो आज हम इन सभी पर जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। समाज में जहाँ एक ओर सहयोग है वहीं दूसरी ओर संघर्ष भी है। संघर्ष के अनेक प्रकार के जातीय, प्रजातीय, धार्मिक, आर्थिक स्वरूप होते हैं। यानी जो समाज है, समाज में निरंतर कुछ न कुछ क्रियाएं होती रहती हैं। अब ये क्रियाएं जो होती हैं वो सहयोगात्मक भी होती हैं और संघर्षात्मक भी होती हैं। तो हमने अभी तक ये जाना कि जो संरचनात्मक प्रकारवादी सिद्धांत है उसके अंतर्गत समाज में जो कार्य होते हैं या प्रकार्य होते हैं उनके द्वारा समाज में संरचना बनती है, उन प्रकार्यों के द्वारा, और सामाजिक अनुकूलन होता है जिससे सामाजिक व्यवस्था बनती है और समाज में गतिशीलता बढ़ती है। ये होता है सहयोग के द्वारा, यानी समाज में प्रकार्यों के द्वारा। और समाज में संघर्ष की स्थिति भी होती है। संघर्ष कई प्रकार के होते हैं। समाज में जातीय भी होते हैं, प्रजातीय भी होते हैं, धार्मिक भी होते हैं, आर्थिक भी होते हैं। इस तरीके से संघर्ष के कई प्रकार होते हैं जिन्हें लेकर इसके अर्थ में वैचारिक भिन्नताएं हैं। समाज और समाज शास्त्रीय व्याख्या में संघर्ष की कई अवधारणाएं प्रस्तुत की गई हैं। अर्थात इन्हीं स्वरूपों को लेकर जब समाज में संघर्ष होते हैं, लोगों के बीच वैचारिक भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, उनके विचारों में अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं और जिन कारण समाज में विचलन की स्थिति उत्पन्न होती है और जिससे संघर्ष होते हैं। तो इन्हीं संघर्ष के कई पहलुओं को हम आज समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं समाज शास्त्रीय विचारकों के अनुसार कि समाज शास्त्र में दो विचारधाराएं मुख्य हैं। एक संतुलनवादी, जिसे संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विचारधारा कहते हैं, जिसके द्वारा समाज में अनुकूलन स्थापित होता है और सामाजिक गतिशीलता बढ़ती है जिससे सामाजिक व्यवस्था बनती है। दूसरा संघर्षवादी विचारधारा, जिसे रेडिकल या आमूलचूल परिवर्तनवादी विचारधारा कहते हैं और जिसके द्वारा भी सामाजिक व्यवस्था निर्मित होती है। किंतु इसके द्वारा समाज में गतिशीलता तब आती है जब समाज में संघर्ष होता है और संघर्ष के बाद एक स्थिति आती है अनुकूलन की। उसके बाद समाज में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जब समाज में अनुकूलन होता है और सामाजिक व्यवस्था बनती है। चलिए अब हम आगे जानते हैं। प्लेटो, रूसो, कांट एवं दुर्खिम के विचारों में संतुलन संबंधी विचारों को अपनाते हैं। संतुलनवादियों का मत है कि संघर्ष एक नकारात्मक शक्ति है, इसकी उपस्थिति को समाज की व्यवस्था में बाधक मानते हैं। तो प्लेटो, रूसो और कांट, दुर्खिम ये संतुलनवादी विचारधारा को अपनाते हैं, अर्थात संरचनात्मक प्रकार्यवादी विचारक हैं
और इन सभी समाज शास्त्रियों का कहना है कि अगर समाज में संघर्ष रहेगा तो समाज में व्यवस्था नहीं स्थापित हो सकती है। अर्थात ज़्यादा समय तक संघर्ष की स्थिति होने पर सामाजिक व्यवस्था को नहीं बनाया जा सकता है और ये एक नकारात्मक शक्ति है जो समाज में निरंतर विचलन की स्थितियां उत्पन्न करेगा। अर्थात सामाजिक व्यवस्था में संघर्ष की स्थिति बाधक है, जबकि संघर्षवादी विचारकों का मत है कि संघर्ष कोई अस्थायी और असामान्य प्रघटना नहीं है, वरन पूर्णतः सामान्य और स्थायी घटना है। अभाव की स्थिति समाज में संघर्ष को जन्म देती है। प्रत्येक समाज में संघर्ष के लिए अंतर्निहित कारण होते हैं। प्रत्येक समाज में प्रत्येक काल में हमने संघर्ष को देखा है और संघर्ष को पाया है। तो जो संघर्षवादी विचारक हैं उनका मानना है कि संघर्ष कोई असामान्य घटना नहीं है, संघर्ष पूर्णतः सामान्य घटना है और स्थायी घटना है, क्योंकि संघर्ष तो प्राचीन समय से चला आ रहा है और संघर्ष के द्वारा ही परिवर्तन हुए हैं। समाज में यदि संघर्ष न होते तो आज हम प्राचीन समय से जो आधुनिक समाज में हैं, इस आधुनिक समाज की स्थितियां परिवर्तन के द्वारा ही बनी हैं। तो हमने प्रत्येक समाज में और प्रत्येक काल में संघर्ष को देखा है और संघर्ष के द्वारा सामाजिक परिवर्तन होते हैं और ये भी सामाजिक व्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए अब हम आगे जानते हैं। संघर्ष सिद्धांत की अवधारणा 3 केंद्रीय मान्यताओं को लेकर चलती है। सबसे पहला कि व्यक्तियों में कई तरह के बुनियादी स्वार्थ होते हैं। लोग इनको किसी न किसी तरह से अवश्य पूरा करना चाहते हैं। व्यक्ति समाज में रहता है और समाज में रहने पर अन्य समाज के लोगों को देखता है जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तौर पर संपन्न होते हैं, साधन संपन्न होते हैं। ऐसे लोगों में साधन सुविधाएं अधिक होती हैं, तो व्यक्ति समाज के उन स्थितियों को, उन आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं, जिस कारण समाज में संघर्ष की स्थिति बनती है। दूसरा है किसी भी संघर्ष के पीछे अधिकतम शक्ति प्राप्त करने का प्रयास अवश्य होता है। किसी के पास बहुत अधिक शक्ति केंद्रित होती है और किसी के पास बहुत कम। हर व्यक्ति समूह शक्ति में अधिकतम हिस्सा चाहता है। तो संघर्ष का एक कारण ये भी है कि समाज में व्यक्ति ये चाहता है कि मैं अपने आप को इतना शक्ति संपन्न कर लूं कि मेरे द्वारा दिए गए आदेशों का अधिक से अधिक लोगों द्वारा पालन किया जाए, मेरे कार्यों को अधिक से अधिक लोगों द्वारा किया जाए। अर्थात मेरे पास अधिक से अधिक शक्ति होनी चाहिए, यानी मेरे पास समाज में कोई उच्च परिस्थिति होनी चाहिए जिससे मैं दूसरों के ऊपर अपना अधिकार बना सकूं और मेरे पास अधिक से अधिक शक्ति संपन्न, साधन संपन्न व्यक्ति बन पाऊं। एक कारण ये भी है। तीसरा, संघर्ष का प्रत्येक पहलू मूल्य एवं विचारधाराओं से युक्त होता है। यह समूह वास्तव में मूल्य व विचारधारा को एक हथियार की तरह काम में लेते हैं। विकसित देशों के लिए पूंजीवाद, साम्यवाद प्रेरक हथियार होते हैं, जिसके आधार पर वे अधिक से अधिक प्रभावशाली बनना चाहते हैं। हम देखते हैं कि देश आपस में संघर्ष की स्थितियां देशों में बनी रहती हैं। देश एक दूसरे से तुलना करते हैं और तुलना में देखते हैं कि उस
देश में हमसे ज़्यादा विकसित स्थितियां हैं, हमसे ज़्यादा लोग वहाँ के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से मजबूत हैं। तो प्रत्येक देश अपने को उस विकास की गति में आगे की ओर बढ़ता है और संघर्ष की स्थितियां बनती हैं कि हमारा राष्ट्र, हमारा देश अधिक विकसित राष्ट्र हो और हमारे देश में साम्यवाद, पूंजीवाद, यानी विकसित देशों के लिए पूंजीवाद या साम्यवाद प्रेरक हथियार के रूप में इसको अपनाते हैं कि हमारा देश भी संपन्न हो, पूंजीपति हो और साम्यवादी स्थितियां बन पाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग साधन संपन्न, विशिष्ट, उच्च वर्ग पर आसीन व्यक्ति बन सकें। तो एक प्रभावशाली स्थितियां अपने राष्ट्र की बनाना चाहते हैं, अधिक से अधिक संपन्नता हासिल करना चाहते हैं। तो इस कारण संघर्ष की ये 3 स्थितियां बनती हैं। अब संघर्ष के क्षेत्र में जो समाजशास्त्रियों ने अपना योगदान दिया है उसमें कार्ल मार्क्स सबसे मुख्य हैं, डेहरेनडॉर्फ हैं, सी राइट मिल्स हैं, कोजर हैं, कॉलिंग्स हैं आदि। ये समाजशास्त्री हैं जो संघर्षात्मक विचारधारा को अपनाते हैं और इन्होंने इस संघर्षात्मक विचारधारा के द्वारा अपने सिद्धांतों और अवधारणाओं को दिया है। इसके साथ कुछ अन्य विचारकों ने भी अपना विशिष्ट योगदान दिया है, जिसमें जॉर्ज सीमेल के द्वारा विशिष्ट योगदान दिया गया है। सीमेल के अनुसार संघर्ष सामाजिक संबंधों के बीच पाए जाने वाले अंतरक्रिया का परिणाम होता है। जॉर्ज सीमेल संघर्ष को नकारात्मक प्रकार के रूप में नहीं बल्कि अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप संघर्ष के द्वारा सामाजिक व्यवस्था में पुनः साम्य में स्थापित होना संघर्ष का सकारात्मक प्रकार मानते हैं। जॉर्ज सीमेल का कहना है कि समाज में जो संघर्ष होता है, इस संघर्ष के द्वारा ही सामाजिक व्यवस्था निर्मित होती है। जब व्यक्ति आपस में अंतःक्रियाएं करता है, अंतःक्रियाएं क्यों करता है? क्योंकि उसको अपने स्वार्थों की, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है और उस स्वार्थों की पूर्ति के कारण समाज में संघर्ष होता है और ये स्थितियां समाज में निरंतर चलती रहती हैं, जिसके कारण समाज में व्यवस्था बनती है और इसके बाद पुनः साम्य में स्थापित होने के लिए सकारात्मक प्रकार होते रहते हैं। तो संघर्ष को एक सकारात्मक प्रकार के रूप में जॉर्ज सीमेल मानते हैं। तो आज हम लोगों ने संघर्षात्मक उपागम के विषय में जाना कि संघर्ष की स्थितियां समाज में क्यों बनती हैं और समाजशास्त्रियों के विषय में भी जाना जिन्होंने संघर्षात्मक विचारधारा को अपनाया है। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।